एक समय था जब विंध्य पर्वतों की तलहटी में नर्मदा के शांत जल के किनारे एक राज्य फैला हुआ था जिसे लोग अमरकंठ के नाम से जानते थे। उसकी दीवारें लाल पत्थर से तराशी हुई थीं। उसके मंदिरों में घंटियों की गूंज सुबह की पहली किरण के साथ उठती थी और उसके बाजारों में दूर देशों से व्यापारी आकर अपनी गठरियां खोलते थे। इस राज्य पर शासन करते थे महाराज विक्रमधर, एक ऐसा राजा जिसने अपने जीवन में कठिनाइयों को गुरु माना था, जिसने युद्ध भूमि पर घाव सहे थे, जिसने अकाल में अपनी प्रजा के साथ एक समय का भोजन त्यागा था। वो जानते थे कि जीवन क्या मांगता है और जीवन क्या सिखाता है। अगर आप ऐसी कहानियों से कुछ सीखना चाहते हैं, ऐसी कहानियां जो भीतर तक झकझोर दें और सोचने पर मजबूर करें, तो बुद्ध ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि यह कहानी आज भी उतनी ही सच है जितनी उस युग में थी। महाराज विक्रमधर का एक पुत्र था, राजकुमार आदित्यवर्धन। वो महल की सबसे ऊंची मीनार से देखे गए सूर्योदय जैसा था, सुंदर, चमकदार और सबकी दृष्टि में। जब वो जन्मा था तो पूरे राज्य में 7 दिन उत्सव हुआ था। ज्योतिषियों ने कहा था कि यह बालक महान होगा और उसी दिन से महल की हर दीवार ने उसे बचाना शुरू कर दिया था। बचपन में जब आदित्यवर्धन गुरुकुल में अस्त्र विद्या सीखता था तो उसके प्रतिद्वंद्वी हमेशा ऐसे चुने जाते थे जो उससे कम कुशल हों। जब वो शास्त्रार्थ में बैठता था तो गुरुजन उसकी त्रुटियों को मौन से ढक देते थे। जब वो घुड़सवारी में गिरता तो कोई उसे गिरा हुआ नहीं कहता था, बल्कि कहा जाता था कि घोड़ा अनुशासित नहीं था। उसके हर अधूरेपन को किसी और की गलती बना दिया जाता था और उसकी हर छोटी सफलता को ऐसे सराहा जाता था जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। आदित्यवर्धन बड़ा होता गया, प्रशंसा की छाया में, सुरक्षा की दीवारों के भीतर और एक ऐसे आत्मविश्वास के साथ जिसकी नींव में कोई अनुभव नहीं था, केवल शब्द थे। वो हर सभा में सीना तान कर बैठता था। उसकी आवाज में अधिकार था, उसकी चाल में राजसी ठहराव था, लेकिन भीतर, बहुत भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी जिसे वो स्वयं भी नहीं पहचानता था। वो कभी हारा नहीं था, इसलिए उसे हार का डर इतना गहरा था कि वो उसका नाम तक नहीं ले सकता था। जैसे जैसे आदित्यवर्धन युवा हुआ, महाराज विक्रमधर ने स्वाभाविक रूप से राज्य के कुछ दायित्व उसे सौंपने आरंभ किए। यह कोई परीक्षा नहीं थी, यह समय की मांग थी। राजा की आयु बढ़ रही थी और उत्तराधिकारी को राज्य की नब्ज समझनी थी। आदित्यवर्धन ने पहले छोटे विवादों का निपटारा किया। 2 व्यापारियों के बीच भूमि का मामला, एक गांव में जल वितरण का प्रश्न। शुरुआत में सब ठीक लगा क्योंकि मंत्री पीछे से मार्गदर्शन करते रहे, लेकिन आदित्यवर्धन ने यह मार्गदर्शन कभी स्वीकार नहीं किया। उसने इसे अपनी ही बुद्धि समझा। जब एक वरिष्ठ मंत्री देवव्रत ने एक निर्णय पर शांत स्वर में कहा कि शायद इस पक्ष की भी बात सुनी जानी चाहिए, तो आदित्यवर्धन की भौहें सिकुड़ गईं। उसे लगा कि यह उसकी योग्यता पर प्रश्न है। उसने मंत्री की बात को अनसुना किया, इसलिए नहीं कि वो गलत थी, बल्कि इसलिए कि उसे स्वीकार करने का अर्थ होता कि वो स्वयं अधूरा है। और आदित्यवर्धन ने कभी अधूरा होना नहीं सीखा था। धीरे धीरे उसके निर्णयों में एक कठोरता आने लगी, वो कठोरता जो शक्ति से नहीं, भय से आती है। जो व्यक्ति भीतर से डरा होता है वो बाहर से सबसे अधिक अड़िग दिखता है। आदित्यवर्धन ने सलाह लेना बंद कर दिया। वो दरबार में बैठता, सबको सुनता, लेकिन सुनने का अभिनय करता। निर्णय पहले से तय होता। मंत्री समझ गए, सेनापति समझ गया, यहां तक कि महल के सेवक भी धीरे धीरे समझ गए कि राजकुमार को वही सुनना है जो वो सुनना चाहता है। और जब कोई व्यक्ति केवल अपनी ही प्रतिध्वनि सुनने लगता है तो वो संसार से कटने लगता है। फिर वो दिन आया जो किसी ने योजना नहीं बनाया था, क्योंकि जीवन को योजना की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने पाठ स्वयं रचता है। राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में एक छोटा सा गांव था, कौशांबी। वहां 2 समुदायों के बीच कृषि भूमि का विवाद वर्षों से चला आ रहा था। जब यह मामला आदित्यवर्धन के समक्ष आया तो उसने बिना गहराई में गए, बिना दोनों पक्षों की पीढ़ियों पुरानी पृष्ठभूमि समझे, एक त्वरित निर्णय दे दिया, क्योंकि उसे लगता था
कि तेज निर्णय शक्ति का प्रतीक है। उसने एक समुदाय के पक्ष में भूमि आवंटित कर दी। उसे लगा कि मामला सुलझ गया, लेकिन मामला सुलझा नहीं था, वो दबा दिया गया था। जिस समुदाय की भूमि छिनी, उसके परिवारों ने चुपचाप गांव छोड़ दिया। उनमें से कुछ ने पड़ोसी राज्य में शरण ली। कोई विद्रोह नहीं हुआ, कोई चीख नहीं उठी, बस एक मौन विस्थापन हुआ जो किसी युद्ध से कम दर्दनाक नहीं था। खबर धीरे धीरे फैली, जैसे दीवारों में दरार फैलती है बिना आवाज के। मंत्री देवव्रत, जो वर्षों से राजकुमार को सही मार्ग दिखाने का प्रयास करते रहे थे, उन्होंने एक संध्या को अंतिम बार आदित्यवर्धन से बात की। उन्होंने कोई कठोर शब्द नहीं कहा, कोई आरोप नहीं लगाया, बस इतना कहा कि कौशांबी के लोग लौटना चाहते हैं, लेकिन उन्हें न्याय पर विश्वास नहीं रहा। आदित्यवर्धन ने इसे भी अपनी आलोचना समझा और देवव्रत को दूसरे कार्यों में लगा दिया जो राज दरबार से दूर थे। देवव्रत चले गए, बिना विरोध के, बिना नाटक के, जैसे कोई दीपक बुझता है जब उसे तेल देना बंद कर दो। उस रात आदित्यवर्धन महल की छत पर अकेला खड़ा था। नीचे नगर की बत्तियां टिमटिमा रही थीं। दूर कहीं मंदिर की घंटी की हल्की गूंज आ रही थी और हवा में नर्मदा का शीतल स्पर्श था। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन कुछ बदल गया था। दरबार में अब भी सब खड़े होते थे जब वो आता था, अब भी सिर झुकाते थे, लेकिन उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो सम्मान से आती है। वो चमक गायब हो गई थी और उसकी जगह एक सतर्क शिष्टाचार आ गया था। वो शिष्टाचार जो लोग उनसे करते हैं, जिनसे वो डरते हैं, जिन पर वो भरोसा नहीं करते। आदित्यवर्धन ने पहली बार महसूस किया कि महल बहुत बड़ा है और वो उसमें बहुत अकेला। कई सप्ताह बीते। आदित्यवर्धन ने एक दिन वो किया जो उसने कभी नहीं किया था। वो बिना किसी घोषणा के, बिना सैनिकों के, साधारण वस्त्र पहनकर कौशांबी गया। वहां उसने वो देखा जो दरबार की दीवारें कभी नहीं दिखाती। खाली झोपड़ियां, सूखे खेत और बच्चों की आंखों में वो सवाल जो शब्दों में नहीं पूछे जाते। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस देखता रहा, और उस देखने में, उस मौन में कुछ टूटा। वो दीवार जो वर्षों से उसके भीतर खड़ी थी, वो दीवार जिसे प्रशंसा ने, सुरक्षा ने, झूठे आत्मविश्वास ने ईंट ईंट करके बनाया था। लौटकर उसने पहला काम यह किया कि देवव्रत को वापस बुलाया। जब देवव्रत आए तो आदित्यवर्धन ने सिंहासन से उठकर उनके सामने खड़ा हुआ, और पहली बार उसके स्वर में अधिकार नहीं, जिज्ञासा थी। उसने स्वीकार किया कि उसका निर्णय अधूरा था, कि उसने जल्दबाजी की, कि उसने सुना नहीं जब सुनना चाहिए था। देवव्रत की आंखों में कुछ भीगा, क्योंकि एक गुरु के लिए इससे बड़ा क्षण कोई नहीं होता जब उसका शिष्य स्वयं अपनी भूल पहचाने। आदित्यवर्धन ने कौशांबी के विस्थापित परिवारों को सम्मान के साथ वापस बुलाया। भूमि का विवाद फिर से सुना गया। इस बार दोनों पक्षों के बुजुर्गों को बैठाकर, उनकी पीढ़ियों की स्मृतियों को सुनकर और एक ऐसा समाधान निकालकर जिसमें किसी की हार नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि आदित्यवर्धन ने स्वयं को बदला। उसने दरबार में एक नियम बनाया, हर निर्णय से पहले कम से कम 3 भिन्न दृष्टिकोण सुने जाएंगे, और कोई भी मंत्री या नागरिक बिना भय के असहमति व्यक्त कर सकेगा। यह नियम किसी शास्त्र से नहीं आया था, यह उसके अपने दर्द से आया था, उसके अपने अधूरेपन की स्वीकृति से। वर्षों बाद जब महाराज विक्रमादित्य का देहांत हुआ और आदित्यवर्धन ने पूर्ण राजसत्ता संभाली, तो प्रजा ने देखा कि यह वही राजकुमार है जो कभी हर सभा में अकड़कर बैठता था, लेकिन अब वो झुककर सुनता है। उसकी आंखों में अब एक गहराई है जो पहले नहीं थी, वो गहराई जो केवल उन्हें मिलती है जिन्होंने अपने भीतर के खालीपन को ईमानदारी से देखा हो। वो अब भी गलतियां करता था, लेकिन अब वो गलतियों से डरता नहीं था। वो अब भी कभी कभी अनिश्चित होता था, लेकिन अब वो अनिश्चितता को छुपाता नहीं था, और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई, क्योंकि जो राजा अपनी सीमाएं जानता है वो असीमित हो जाता है। इस कहानी का सत्य आज भी उतना ही जीवित है। हम सब किसी न किसी महल में रहते हैं, चाहे वो पद का हो, धन का हो, या उस छवि का जो हमने वर्षों से बनाई है। हम सब कभी न कभी उस राजकुमार की तरह होते हैं जिसे कभी हारने नहीं दिया गया।
और इसीलिए वो जीतना भी नहीं सीख पाया। असली जीत बाहर नहीं होती, वो उस क्षण होती है जब आप स्वयं से कहते हैं कि मुझे नहीं आता, मुझे सीखना है, मुझसे गलती हुई। यही विनम्रता, यही आत्मबोध, यही भीतर का साहस, यही वो सिंहासन है जो कोई छीन नहीं सकता। अगर इस कहानी ने आपके भीतर कुछ छुआ हो, कोई पुरानी बात याद दिलाई हो या कोई नई सोच जगाई हो, तो बुद्ध ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपके जीवन में वो कौन सा क्षण था जब आपने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचाना और उसी ने आपको मजबूत बनाया। क्योंकि कभी-कभी जिंदगी का सबसे गहरा ज्ञान सबसे साधारण अनुभव में छुपा होता है।